अस्सलामुअलैकुम। तो आज के लेक्चर में हम लोग ज़रा प्रॉपर स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं। तो मैंने पहले से प्रोजेक्ट 1 का फोल्डर बना लिया है, उसमें index.html भी है और उसमें script.js भी है। दोनों की दोनों फाइल्स फ़िलहाल खाली हैं। तो index.html को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कोड बना लेते हैं HTML5 का, और टाइटल को ज़रा अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक करवाने के लिए टैग यूज़ होगा स्क्रिप्ट, और उसके सोर्स के एट्रीब्यूट में हम लोग script.js लिख देंगे, जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का नाम है। और साथ ही साथ डबल कोट्स के बाद हम लोग लिखेंगे डिफ़र, और ये डिफ़र का वर्ड यूज़ होता है ताकि आप लोगों की HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट साथ साथ रेंडर होती रहें। प्रीवियसली जब ये डिफ़र ईजाद नहीं हुआ था, उस वक्त हम लोग स्क्रिप्ट के टैग को बिल्कुल एंड में लगाते थे या फिर कोई फंक्शन यूज़ करके लोडिंग करवा देते थे स्क्रिप्ट की और HTML की। तो बॉडी के अंदर हम लोग लिख देते हैं H1 और इसमें लिखते हैं माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट वंस अगेन, और स्क्रिप्ट के टैग में आ जाते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करते हैं console.log, और इसके स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है जो कि नॉर्मली पहली लैंग्वेज जैसे हम लोग सीखते हैं तो यही लिखते हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और console.log से हमें एक आउटपुट जनरेट होगा। तो ब्राउज़र में आ जाते हैं और पेज को रिफ़्रेश करते हैं और आउटपुट को चेक करते हैं। बट राइट नाउ आप लोगों को सिर्फ नज़र आ रहा है माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, तो आउटपुट हेलो वर्ल्ड तो हमें नज़र नहीं आया। तो वो देखने के लिए हम लोग जाएंगे इंस्पेक्ट में, और ये आया आपका इंस्पेक्ट का एरिया जो कि क्रोम डेवलपमेंट टूल भी कहलाता है। और यहाँ से मैंने इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और इसका लेआउट ज़रा चेंज कर देना है। तो मुझे ये वाला लेआउट ज़्यादा पसंद है। तो एलिमेंट्स के टैब के अंदर आप लोगों को HTML नज़र आएगी, स्टाइल के टैब के अंदर आप लोगों को CSS नज़र आएगी, और इसी तरह से जावास्क्रिप्ट को देखने के लिए आप लोग चेक करोगे कंसोल, और ये रहा कंसोल के अंदर आपका आउटपुट हेलो वर्ल्ड। वापस कोड में आ जाएं। अब console.log की जगह पे आप लोग लिख दें अलर्ट, और ज़रा वापस ब्राउज़र में आके चेक करें कि अलर्ट से आपको आउटपुट कैसा नज़र आता है। तो ये आए हम लोग ब्राउज़र में और किया रीलोड, और जैसे हम लोगों ने रीलोड किया तो हमें एक पॉपअप आ गया या अलर्ट बॉक्स आ गया जिसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। इसको ओके कर दें ताकि ये बंद हो जाए, एंड आपको कंसोल वाले एरिया में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। फाइन इनफ, इस कोड को मिटा देते हैं। और जब भी हम लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं तो उसमें 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला प्रोसेस होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स या फंक्शंस जो भी है। तो आप लोग सबसे पहले करते हो इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड देन इनिशियलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स में फ़र्क क्या है वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा जैसे ही हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे इस लेक्चर में। तो वेरिएबल एक इनिशियलाइज़ कर देता हूँ और उसका नाम लिख देता हूँ मैसेज। मैसेज की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते थे, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ यूवर लकी। जब भी हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो उसको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। तो इस वक्त यू वर वेरी लकी या यू वर लकी स्टोर हो जाएगा मैसेज में या असाइन हो जाएगा मैसेज में। इक्वल का ऑपरेटर यूज़ होता है असाइनमेंट के लिए। तो ये बराबर की निशानी नहीं है बल्कि असाइनमेंट की निशानी है, विच मीन्स कि मैसेज के कंटेनर के अंदर अब यू वर लकी लिखा हुआ है, और इस हर एक स्टेटमेंट को क्लोज किया जाता है सेमीकोलन से। तो सेमीकोलन की गलती को
मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोगों ने पहले से ही ESLint को इंस्टॉल कर दिया है। अब ज़रा हम लोग आ जाते हैं इस वेरिएबल की डेटा को डिस्प्ले करवाने पे। तो आप लोग डिस्प्ले करवाने के लिए लिखते हो console.log या अलर्ट भी लिखते हो। तो नॉर्मली हम लोग console.log लिखते हैं और लिखेंगे मैसेज जो कि उस वेरिएबल का नाम है। डू रिमेंबर यहाँ पर मैंने यू वर लकी डायरेक्टली नहीं लिखा। रीलोड करें पैच को एंड आपको नज़र आएगा यू वर लकी। वापस कोड में आ जाएं और कोड में आने के बाद आप मैसेज की जगह पे कुछ और भी टाइप कर सकते थे, जैसे ए। तो जब इसको आउटपुट करवाना है तो भी हम लोग लिखेंगे ए, ताकि ए ही आउटपुट हो। और ए के अंदर इस वक्त है यू वर लकी। मैं इस एरिया को क्लीन कर देता हूँ, रीलोड करता हूँ एंड देयर इज़ आउटपुट यू वर लकी वंस अगेन, जो कि अब ए में से निकल के आ रहा है। पर हम लोग इस तरह के वेरिएबल्स प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ नहीं करते। तो हमेशा जब भी वेरिएबल यूज़ करो वो नेमोनिक वेरिएबल्स यूज़ करो। नेमोनिक वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, तो जिनसे पता चल जाता है कि आखिर इस वेरिएबल के अंदर होगा क्या। जैसे अगर मैं ए लिख देता हूँ तो नोबडी विल नो कि ए के अंदर है क्या, अनटिल एंड अनलेस वो कोड को जाके खुद पढ़े और देखे कि वाकई क्या असाइनमेंट हो चुकी है उसके अंदर। तो इट्स बेटर कि आप लोग नेमोनिक वेरिएबल लिखो। तो मैं दोबारा से इसको मैसेज ही कर देता हूँ। अब एक और वेरिएबल बना लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं नम और उसमें वैल्यू लिखवा देते हैं 1 विदाउट डबल कोटेशन मार्क, क्योंकि 1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और नम को प्रिंट आउट कराने के लिए हम लोग लिखेंगे console.log num और इसको कर देते हैं रीलोड एंड देयर यू गो। आप लोगों को अब 1 नज़र आ रहा है क्योंकि नम के अंदर 1 है। console.log में फ़िलहाल हम लोग स्ट्रिंग भी मेंशन करवा देते हैं। तो लिखते हैं द वैल्यू ऑफ नंबर इज़ इक्वल टू और फिर कामा दे देते हैं और फिर लिखते हैं नम। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को साथ साथ भी आउटपुट करवा सकते हैं। तो कंसोल में आप लोग देखोगे को आपको नज़र आएगा कि द वैल्यू ऑफ नम इज़ इक्वल टू 1। अब ज़रा नम की वैल्यू 2 कर देते हैं और सेव करते हैं। वापस ब्राउज़र में आते हैं, रीलोड करते हैं ब्राउज़र को एंड अब वैल्यू है 2। और अब ज़रा इसकी वैल्यू थोड़ी और चेंज कर दें 43। ब्राउज़र में आएँ, रीलोड करें एंड नाउ यू वुड सी के जवाब आया 43। इसी तरह से एक और वेरिएबल लेकिन सेम नाम का इनिशियलाइज़ करा देता हूँ और उसमें वैल्यू रख देता हूँ 88। और अब जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा तो आपको जवाब आएगा 88, लेकिन नम के अंदर तो 43 भी है, तो 43 क्यों नहीं नज़र आया। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों की वेरिएबल्स के अंदर करंट वैल्यू स्टोर होती है। तो सबसे पहले नम में आया 43 और जैसे ही मैंने नम 88 डिफ़ाइन किया तो 43 रिप्लेस हो गया 88 से। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होने के बाद हम लोगों ने मैसेज को कंसोल आउट करवाया जिसमें लिखा हुआ था यू वर लकी, और उसके बाद डिस्प्ले करवाया इस लाइन को जो कि 11 नंबर पे है और उसमें था द वैल्यू ऑफ नंबर इज़ इक्वल टू 88। अब ज़रा वापस कोड में आ जाते हैं और नम को कर देते हैं नम 1 और नम 2 कर देते हैं एक और नम को। अब दोनों के नाम चेंज हैं। अब वापस आते हैं और रीलोड करते हैं, लेकिन अब हमें एक एरर नज़र आ रहा है कि नम इज़ नॉट डिफाइंड, व्हाई इज़ इट सो। अब ये इस वजह से आया है कि मैंने इनिशियलाइज़ किया है नम 1 एंड नम 2, लेकिन आउटपुट करवा रहा हूँ नम को जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, विच इज़ वाई मुझे एक एरर नज़र आ रहा है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो डिक्लेयर्ड होते हैं वार के अंदर। तो जब मैंने इन पर कुछ भी नहीं लिखा था तो इनका जो टाइप था दैट वाज वार, या इनकी डिक्लेरेशन वार थी। आप लेट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दो तरह से वेरिएबल को डिफ़ाइन किया जा सकता है, थ्रू वार और थ्रू लेट। अच्छा, जो एरर है उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं नम की जगह पे सही वाला वेरिएबल यूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर num1 लिख देता हूँ और वापस आता हूँ कोड में, इसको रीलोड कर देते हैं एंड अब हमारे पास कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से अगर num2 को शो करवाना है तो num2 लिखूँगा और रीलोड कर दूंगा ब्राउज़र को एंड देयर इज़ 88। तो इस तरह से आप दोनों वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये आउटपुट आ कौन सी लाइन से रहा है वो देखने के लिए ज़रा राइट साइड पे आ जाएं और आपको नज़र आएगा कि एक आ रहा है script.js लाइन नंबर 10 से और दूसरा आ रहा है 11 से। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे सोर्सेस के टेब के अंदर नज़र आ रहा है कि आउटपुट आखिर आ कौन सी लाइन से रहा है। तो अब यहाँ पर 11 पे क्लिक कर देता हूँ एंड देयर यू गो। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये वाली लाइन 11 पे लिखी हुई है। अब ज़रा दोबारा कोड में आ जाते हैं और यहाँ num1 एंड num2 दोनों ही मिटा देते हैं और इन वेरिएबल्स को कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि वंस इट इज़ अ कांस्टेंट इट इज़ नो मोर अ वेरिएबल। तो इनकी डिक्लेरेशन है कांस्टेंट और यहाँ पर दोबारा से num कर देता हूँ ताकि num को आउटपुट करवा सकूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र में जाके ब्राउज़र को करते हैं रीलोड। तो आप लोगों को इस बार एक नया ही एरर नज़र आएगा जो कि कह रहा है num हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ आप डिक्लेयर करते हो विथ कॉन्स्ट तो उसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि जब आप उसको वार से डिक्लेयर करते हो तो आप उसको दो बार लिख सकते हो और जो वैल्यू होगी उस वेरिएबल में वो करंट वैल्यू होगी। तो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है द वैल्यू ऑफ नंबर इज़ 88। अब मैं यहाँ पर num1 एंड num2 कर देता हूँ वापस, और अब इन दोनों के ऊपर एक अर्थमेटिक ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं और करते हैं num1 प्लस num2। अब ज़रा देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। रीलोड करें और जैसे ही रीलोड किया आपको जवाब आया इन दोनों का एडिशन। और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन तो लगाऊंगा स्टार, अगर डिवीजन तो लगाऊंगा स्लैश, और अगर सब्ट्रैक्शन तो लगाऊंगा माइनस। अब ज़रा इन्हीं ऑपरेशंस को किसी और वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। तो इनके ऊपर एक प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो मैं लिख देता हूँ प्रोसेस ऑन अ वेरिएबल्स और यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ जिसका नेमोनिक नाम दे देता हूँ सब, और उसके अंदर ये वैल्यू पेस्ट करवा देता हूँ num1 माइनस num2। अब ये वैल्यू सब के अंदर जा चुकी है। तो अगर इसको मैंने डिस्प्ले करवाना है तो console.log के अंदर num1 माइनस num2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सीधा सीधा लिख दूंगा सब और ब्राउज़र में आऊँगा, ब्राउज़र को करूँगा रीलोड एंड अब आपके पास वही वैल्यू आ रही है, लेकिन इस बार वो निकल के आ रही है सब में से। तो इसी तरह से मैं एक और वेरिएबल डिफ़ाइन कर देता हूँ 8 का और उस पर लिख देता हूँ num1 प्लस num2। आप लोग num2 प्लस num1 भी लिख सकते हो।
और ये वाले डिस्प्ले वाले कोड को जो कि console.log है उसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब रीलोड करते हैं तो आप लोगों को नज़र आएगा सब्ट्रैक्शन का भी और एडिशन का भी आउटपुट। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी लिख देते हैं और फिर डिवीजन का भी लिख देंगे। कोड को कॉपी करें, पेस्ट करें, ऐड की जगह पे लिखें मल, ताकि यहाँ से मुझे रिज़ल्ट आए मल्टीप्लाई का। रीलोड कर दें और अब डिवीजन के लिए भी कुछ बना दें। तो मैं लिख देता हूँ div इक्वल्स टू num1/num2। इसको सेव कर देते हैं और ब्राउज़र में आते हैं, रीलोड करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास आउटपुट नहीं आया डिवीजन का, सिर्फ 3 ही आउटपुट नज़र आ रहे हैं। वाई इज़ इट सो? ये इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने इसको प्रोसेस से तो गुजार दिया, लेकिन हमने अभी तक आउटपुट के लिए डिस्प्ले नहीं करवाया। तो डिस्प्ले करवाने के लिए आप लोग कॉपी करके पेस्ट कर दें console.log को और मल की जगह पे लिखते हैं div और रीलोड कर दें पेज को एंड देयर इट इज़। अब हमारे पास आउटपुट नज़र आ रहा है। तो सिर्फ प्रोसेस चलाने से काम नहीं चलता, उसको डिस्प्ले भी करवाना पड़ता है।